आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से उन्होंने जो डील की है, उस डील को लेकर जितनी आलोचना उनकी अपने देश में हो रही है, उतनी तो शायद बाहर भी नहीं हो रही है। अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील पर सिग्नेचर तो हो गए, लेकिन बातचीत से पहले डील डिरेल होता नजर आ रहा है। इजरायल के लेबनान पर हमले से ईरान नाराज है। हालांकि दोनों देशों के बीच सीजफायर हो गया है, लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि अगर समझौता टूटेगा तो इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। ईरान का साफ कहना है कि अमेरिका को सभी मोर्चों पर जंग खत्म करनी होगी। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी कहा गया है कि उन्हें इजरायल को 1 इंच की भी जमीन कब्जा करने की मंजूरी नहीं देंगे। ऐसे में अगर अब इजरायल सीजफायर तोड़ता है तो ट्रंप की अब जो पीस डील है वो तो लटक सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होने वाली पहली औपचारिक बातचीत टाल दी गई है। लेबनान ने इजरायली हमलों में 47 लोगों की मौत का दावा किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। अब हॉर्मुज खुला हुआ है तो पिछले कुछ दिनों में करीब 27 ऐसे आप कह सकते हैं जहाज हैं या टैंकर्स हैं, कार्गो शिप्स वो निकले हैं। लेकिन पिछले 48 घंटे की बात की जाए तो लेबनान और इजरायल के बीच जो जंग हुई है सज्जन जी, उसमें करीब 47 लोगों के मौत की बात सामने आ चुकी है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इजरायल की ओर से कहा गया है कि हम सम्मान करते हैं, या फिर कहें कि ट्रंप ने तारीफ कर दी नेतन्याहू की, उन्होंने तारीफ की है कि ही इज ए ग्रेट लीडर, ब्रेव लीडर हैं। उसके बाद आप देखिए इजरायल ने कहा कि ठीक है, हम सीज फायर के लिए तैयार हो रहे हैं। हिजबुल्लाह अगर हम पे हमला नहीं करेगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम जो दक्षिण लेबनान पे हमारे जो आईडीएफ मौजूद है उसको वापस नहीं बुलाएंगे। देखिए, इजरायल के लिए सीधी सी बात है कि उसके अस्तित्व की लड़ाई है, एग्जिस्टेंशियल फाइट है। और लड़ाई के जो एम थे शुरू में 28 फरवरी को जब अटैक किया गया ईरान और अमेरिका और इजरायल के द्वारा, तो क्या था? आप सत्ता वहां पे रिजीम चेंज करेंगे। दूसरा था बैलिस्टिक मिसाइल और उसके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करेंगे। तीसरा था कि वहां पे जो उसके प्रॉक्सीज हैं उसको आप खत्म करेंगे, जो हिजबुल्लाह हो, हौतीज हो, हमास हो, ये सब लोग हैं। कोई भी ऑब्जेक्टिव उसमें पूरा नहीं हुआ है। और यहां पे अब क्या कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान की बिडिंग इजरायल से कर रहा है कि आप ईरान के प्रॉक्सी जो हिजबुल्लाह हैं उनके ऊपर आप अटैक ना करें। ये कैसे कोई मान सकता है? कोई देश नहीं मानेगा जो कि उस अस्तित्व के लड़ाई से लड़ रहा हो। उसके ऊपर हिजबुल्लाह का अटैक होगा, वो करेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, गुड कॉप बैड कॉप वाली जो स्ट्रेटजी है कि उनके वाइस प्रेसिडेंट वांस जो है वो इजरायल को भला बुरा कहते हैं, नेतन्याहू और उनके कैबिनेट को एक तरीके से अपमानित करते हैं कि हमारे बिना आप हैं क्या साहब, जो है अमेरिका के बल पे हो। और फिर ट्रंप उसके बाद जो है वो नेतन्याहू की तारीफ कर देते हैं। तो ये गेम उनका सब दिख रहा है कि ईरान आपके लिए एक फाइल थी जिसको आप बंद करके निकलना था। उनकी अपनी पार्टी में टेड क्रूज की बात कर रहे थे हम लोग, और बाकी और भी हैं। देखिए, जितने भी कंजर्वेटिव न्यूज मीडिया आउटलेट हैं जो ट्रंप को स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे, वॉल स्ट्रीट जर्नल का एडिटोरियल आप देख लें, फॉक्स न्यूज का डिबेट आप देख लें, न्यूयॉर्क पोस्ट का, टाइम्स का नहीं, पोस्ट का आप देख लें, टाइम्स तो पहले से क्रिटिकल है। ये सब जो कंजर्वेटिव ओपिनियन मेकर थे, जो अपनी एक जिनकी एक बहुत ही इनका ओपिनियन पे प्रभाव था, ये सब के सब होस्टाइल है ईरान डील को लेके। वैसी स्थिति में आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो ईरान का प्रॉक्सी जो इजरायल के ऊपर लगातार अटैक कर रहा, उसको इजरायल कुछ ना करे। क्यों? क्योंकि आपको अब ईरान में इंटरेस्ट नहीं, आप बोर हो गए ईरान से, आप कहीं और अपना आनंद का भाव खोज रहे हैं। शायद क्या पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट क्या कहीं बदल गया है कि क्योंकि जिस तरह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हालात बने हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है कि जो शहबाज या फिर मुनीर है वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ लगातार जो यहां पर बगावत है और वो बढ़ता ही जा रहा है, और लोगों का जो आक्रोश है सड़कों में देखने को मिला है। पीओके में शहर शहर पर आवाम सड़क पर उतर आई है, लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। रोज तेज होती जा रही है ये इनकी मांग। इसी बीच प्रदर्शन से एक ऐसी तस्वीर आई है जो मुनीर और शहबाज के लिए आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबत की ओर इशारा करते हैं। प्रदर्शनकारी अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर सरकार को सब्सिडी वापस लेनी है तो ले ले। ये मसला अब उनके और हिंदुस्तान के बीच में है। क्या कहते हैं? कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे। राशन तुम नहीं जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी है, खुलवाएंगे सारे रास्ते। कहते हैं हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। अब बताइए सर, आटे वाली सब्सिडी जो इनको मिलती है, आटा मिलता है सब्सिडी से, अब वो 4,000 रुपए 40 किलो के लिए, वहां पर आटा जो है अगर पाकिस्तान में 2,000 किलो का है, 40 का जो कट्टा है आटा आता है 40 किलो का, वो जाकर पीओके में अब हो गया करीब 4-5 हज़ार रुपए 40 किलो का कट्टा। तो सर वो तो सड़कों पे उतरेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण इसमें यह है कि यूनाइटेड नेशंस में जब भारत की एक प्रतिनिधि थी, उन्होंने जवाब दे रही थी पाकिस्तान के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो लोगों को मारा जा रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए अब यूनाइटेड नेशंस को। तो कहीं ना कहीं क्या अब यह मसला
जो वैश्विक स्तर पर भी उठेगा, या फिर एक खुद मतलब जो खुद खुद ही पीओके अब भारत का हिस्सा बन जाएगा? देखिए, वैश्विक स्तर पर तो हम देख चुके हैं कि यूएन कुछ नहीं कर पाता है। कितनी बार पाकिस्तान ने जो कुछ आतंकवाद किया हुआ है, उसके बाद जिसको कहना चाहिए इवन अमेरिका तक ने भी जितना करना चाहिए नहीं किया आज रात। इस दृष्टि से अब तो लगता है कि वहाँ जो विद्रोह हो रहा है, देखिए मुजफ्फराबाद बहुत कम लोग हैं जो गए, मैंने उस समय देखिए पहले उनको गुलामों की तरह रखा गया, जो लोग वहाँ उनको कोशिश करके जो कब्जा करके देखा। मैं 2001-2000 उस समय हमें जाने का मौका मिला था, और इसलिए मैंने देखा है उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में या तो वो आतंकवादी तैयार करना चाहते हैं वहीं पर। अब उनको ये भी समझ में आ रहा है इस समय जो भारत ने जो ऑपरेशंस किए हैं, अब मुजफ्फराबाद हो या उसके एरिया के लोग अब समझ चुके हैं कि भारत से या तो सुरक्षा मिल सकती है, वो आतंकवादी अड्डे बना करके आप रखें, और वहाँ पर जो आप कह रहे हैं आटा की बात ही नहीं है। पहले या तो उनको जैसे कहते हैं कैदियों को रखा जाता है, वैसी स्थिति में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोग रहे हैं गुलामी की तरह। जो अफ्रीका में हम लोग जो चर्चा करते थे, वो भारत में उस समय खबरें नहीं आती थी ना कोई ज़्यादा उसका प्रचार होता था। उससे स्थिति से देखा जाए तो वहाँ जो विस्फोट है बलूचिस्तान में है, पूरी पूरी ट्रेन उड़ा दी गई ना वहाँ। बिल्कुल, वहाँ जो विद्रोह पैदा हो रहा है, ये उसके लिए बहुत बड़ा संकट है। अब यूनाइटेड नेशन तो क्या करे, यूनाइटेड नेशन खाली वही कहता है कि भारत कुछ ना करे, भारत तो कुछ नहीं कर रहा है। अब तो वहीं पर लोग खड़े हो रहे हैं, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, सिंध में। और सिंध में तो बहुत पहले भी, भुट्टो के समय में भी, सिंध के समय में जब जो हुआ था, बांग्लादेश क्यों बना था। आज बिल्कुल कगार पर है पीओ को, जहाँ जब उसको मौका मिले, ये ठीक है कि अभी तो आज़ादी की बात कर रहा है, लेकिन देखा जाए तो भारत का हिस्सा है। अब उनको दिख रहा कश्मीर, यहाँ 1-1 करोड़ लोग जा रहे हैं, कश्मीर का इतना बन गया है, जिसके लिए लोग हालैंड जाया करते थे ट्यूलिप के लिए। हम लोग उस समय सोचते थे हालैंड में जाके देखेंगे, अब तो श्रीनगर जा रहे हैं। तो उसके बाद अब कश्मीर के लोग बेचैन हैं कि भाई ये मुनीर और वो लोग। अच्छा, मुनीर की एक लाइन कह रहा हूँ, अब मुनीर को तो बेइज्जती कैसी हो गई सारे उसमें ईरान वाले मामले में। उन्हें कह दिया ये तो कुछ नहीं किया, वो तो कतर ने किया, ट्रंप ने भी बोल दिया है। तो मुनीर को पहले उठाया और फिर जमीन पे गिरा दिया। इसलिए ये सब जिस तरह की स्थिति है तो ये उठापटक एक बार फिर से हम जरा हमारे जो देश की राजनीति है उसकी ओर ले आते हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत उठापटक हो रही है। बंगाल और बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के बाद अब एनसीपी शरद पवार गुट में भी टूट की खबर है। सूत्रों की माने तो शरद पवार की पार्टी के 8 में से 5 सांसद पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। अजित पवार की एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री धर्मराव बाबा आतराम ने दावा किया है कि शरद पवार की पार्टी के 5 से 6 सांसद अलग हो सकते हैं। इनमें से 5 सांसद उनके संपर्क में। हालांकि शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने इस तरह के दावों को बेबुनियाद बताया। अनिल देशमुख ने कहा है कि ऑपरेशन टाइगर कामयाब होने का यह मतलब कतई नहीं है कि यह ऑपरेशन भी सफल हो जाए। कि बाबा आतराम जी एक पार्टी में हैं, उनकी बेटी हमारे पार्टी में है, उनके बेटी ने हमारे पार्टी से मतलब शरद पवार पार्टी से तुतारी चिन्ह के ऊपर अपने पिता मतलब बाबा आतराम के खिलाफ में ही चुनाव लड़ा। जो बाबा आतराम की बेटी अपने पिताजी का नहीं सुन सकती, अपने बाबा आतराम अपने बेटी को नहीं संभाल सकते, वो बाकी दूसरे पार्टी के बारे में उटपटांग जो बातें करते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बाबा आतराम को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सांसद जो है जितने, वो सब पवार साहब के साथ में। ये एक आधा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ उसका मतलब सभी ऑपरेशन सक्सेसफुल होंगे, ऐसा नहीं होता। राजनीति में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ मजबूरियों के कारण, कुछ लेन देन के कारण या कुछ डर के कारण एजेंसीज का, इन्होंने शायद शिवसेना के खासदारों ने ऐसा निर्णय लिया होगा। वो तो संजय राउत साहब ने खास खुलेआम बोला है ना, क्या हुआ क्या नहीं। तो महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी में दूसरी बार बगावत के बाद शिंदे गुट और उद्धव गुट आमने सामने हैं। दोनों अपनी अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अब दोनों ने शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर जो समारोह हुआ था उसमें अपनी अपनी बातें रखी। दोनों गुटों के बीच असली और नकली शिवसेना को लेकर जंग तो पहले ही से ही चल रही है। अब इस दौरान शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे के बीच जुबानी जंग देखने को मिला। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे और बागियों पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगता है कि वो शिवसेना प्रमुख पद के लिए ठीक नहीं है तो वो पद छोड़ने के लिए तैयार है। और साथ ही खुलकर कहा कि बीजेपी के साथ 30 साल रहकर भी हम बीजेपी में विलीन नहीं हुए तो कांग्रेस में विलीन होने की तो बात ही नहीं आती है। तो वहीं शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे को उन्होंने नसीहत दी। उन्होंने पूछा कि बार बार पार्टी क्यों टूट रही है, बार बार बगावत क्यों हो रही है, आत्मचिंतन की जरूरत है। अब सज्जन जी, जून 2022 आपको याद होगा, जिस वक्त शिंदे जी अलग हो रहे थे,
तब भी उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो मैं पार्टी के प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, यहां तक कि मैं सीएम का पोस्ट भी छोड़ दूंगा। इस बार फिर से उन्होंने कहा, देखिए अब 2026 वही जून का वक्त है। ये सिर्फ क्या इमोशनल ड्रामा करते हैं कि या सच में इनका मन है कि मैं छोड़ दूं पार्टी का पद? नहीं, देखिए बात वही है कि जब से उद्धव ठाकरे को लाया गया, बाल ठाकरे अपने रहते ही ले आए, उसी समय से आने लगे इनमें वो क्षमता नहीं थी। देखिए एक नेतृत्व की क्षमता होती है, लोग कहते हैं कि नहीं पार्टी होता है, संगठन होता है, लेकिन लीडरशिप भी होती है और उस लीडरशिप से बदलता है। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद बीजेपी का विस्तार जैसे हुआ है तो वो भी है। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप बाल ठाकरे नहीं हैं लेकिन उस वो क्षमता नहीं है तो आप थोड़ी ह्यूमिलिटी दिखाइए। आप इंदिरा गांधी नहीं हैं, आप राहुल गांधी हैं, तो वो ह्यूमिलिटी दिखाइए। तो वो आकर्षण आपके व्यक्तित्व में नहीं है, जनता की साइकोलॉजी पे, नब्ज पे वो पकड़ नहीं है, लेकिन स्वांग वही रचना है कि मैं बाला साहब ठाकरे हूं, मैं इंदिरा गांधी हूं, और वो एरोगेंस दिखाएंगे तो अभी की जनता आपको नहीं मानेगी, आपके लोग नहीं सज्जन जी, वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं बस चलते चलते ऐसा छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए एनसीपी को लेके। क्या एनसीपी शरद में आपको टूट नजर आ रही है? सुप्रिया सुले, क्या उनको छोड़ के कुछ लोग बचेंगे? मुझे लगता है कि बिल्कुल टूट हो सकती है। जिस तरह की हालत है उसमें वहाँ के लोग भी एक अंतिम कहना चाहिए, और सब कुछ अब सब दिखाई दे रहा है कि हमारा कोई भविष्य नहीं है। और मैं तो बल्कि हो सकता है कि सुप्रिया सुले भी आज नहीं, जब तक शरद पवार जी हैं तब तक तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रिया सुले तो पहले भी उनको तो ये ऑफर था कि आप मंत्री बनना चाहे तो आ जाइए, तो केंद्र में मंत्री बन सकती थी। चलिए, आलोक सर ने इशारों में तो बात कही दी है।